हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 जो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को हम लोग फुल चैप्टर इन वन वीडियो यानी कि पूरा अध्याय एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भूमंडलीकृत विश्व का बनना और विकास चैप्टर नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 लेसन कंप्लीट कर सकते हो अपना। अब हम लोग 5वां संसाधन एवं विकास को देखेंगे। ठीक है, ये आपका भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप लोग समझिए संसाधन होता क्या है। तो संसाधन आपका क्या होता है, देखो संसाधन आपका होता क्या है ये आप लोग समझो। देखिए, जो प्रत्येक वस्तुएं होती हैं, ठीक है, प्रत्येक वस्तु, ठीक है, जो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, संसाधन कहलाता है। मतलब प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उनको बनाने के लिए मतलब वैज्ञानिक तकनीक हो, उपलब्ध हो, ठीक है, वो आपका संसाधन होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक वस्तु जो हमारा आवश्यकता को पूरा करती हैं। ठीक है, जैसे आप लोग समझिए, आप लोगों के पास संसाधन है जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक संसाधन है, ठीक है, और पवन ऊर्जा, ठीक है। तो आप लोग खनिज, पेट्रोल, तो ये सब मतलब एक संसाधन है। मतलब हमें कुछ ना कुछ इससे हमें फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं तो जीवाश्म ईंधन है तो ये हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ठीक है, तो वही आपका होता है संसाधन। संसाधन देखो स्टूडेंट, संसाधन को भी मतलब आवश्यकता पूर्वक ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे भी लाभ और हानि होते हैं। जिस प्रकार से आप लोग संसाधन है ना, इससे भी लाभ होते हैं, हानि होते हैं। ज़्यादा अगर आप लोग संसाधन का उपयोग करोगे तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। और संसाधन जितना मतलब बहुत ज़्यादा ना प्रयोग करो। ठीक है, और यहाँ हमारा आता है अगला जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन में जीवन होता है, मतलब जिसमें जीवन होता है, जीवित होते हैं, वो आपका जैव संसाधन होता है। मतलब समझो स्टूडेंट, जैसे आप लोग समझिए जैव संसाधन मतलब जीवित संसाधन। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे जीवित हैं, जंतु जैसे हम लोग हैं, बिल्ली, बकरियां, ये सब, तो मतलब ये सब जिंदा हैं, इनको जीवन होता है, मतलब जीवन प्राप्त है। तो जैव संसाधन में जीवन होता है, मतलब जीवित लोग होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है जैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या होता है? जीवन होता है। ठीक है, बहुत इजी वे से समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग तुरंत लिख दो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। ठीक है, अगला आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है। अजैव संसाधन ठीक उसका विपरीत होता है। जैव संसाधन में जीवन होता है और अजैव संसाधन में जीवन नहीं होता है। ये संसाधन जैसे मिट्टी, जल आदि, मतलब मिट्टी, जल आदि, इसमें क्या जीवन होते हैं? क्या ये जीवित होते हैं? इन्हें आप जैसा करोगे वैसा ढल जाएंगे। मिट्टी को आप जैसा बनाओ, मिट्टी से कुम्हार जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? मतलब अच्छे अच्छे बर्तन बनाते हैं। ठीक है, उसी से अगर देखा जाए तो मूर्ति भी बनती है। मतलब मिट्टी को जैसा ढालो वैसे ढल जाएगा। ये जीवन इसमें नहीं होता है, जीवित नहीं होते हैं। जल को आप जहां फेंको वहां पड़ा रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि चल के फिर उठ जाएगा, नहीं, इसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है अजैव संसाधन, मिट्टी, जल, लकड़ी, ये सब। ठीक है, तो ये आपका हो गया अजैव संसाधन और वो आपका जैव संसाधन। दोनों समझ में आया। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 संसाधन देखेंगे जो कि पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है भूगोल में। वो है कौन? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? देखो स्टूडेंट, नवीकरणीय संसाधन इसको आप लोगों ने अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, और संसाधन के अंतर्गत हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और बहुत ही इजी वे से समझा रहा हूँ, आप लोग एक एक को नोट कर लेना। ठीक है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है पहले चैप्टर से। ठीक है, वे संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक, मतलब संसाधन है जिसके भौतिक तथा रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वो आपका होता है नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखो इसके कहने का अर्थ क्या है ये समझो।
कह रहा है कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक, ठीक है, या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यह आपका नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। इसे चाहे रासायनिक, चाहे भौतिक, चाहे यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हमें पुनः उत्पन्न हो जाता है ये संसाधन। जैसे अगर सौर ऊर्जा है तो इसे हम लोग भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हम लोग बहुत ही जल्दी, ठीक है, बहुत ही जल्द इसको दोबारा बना सकते हैं, पुनः दोबारा बना सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपका होता है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। मतलब वे संसाधन जिन्हें भौतिक तथा रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकते, तुरंत उत्पन्न किया जा सकते। पुनः का अर्थ क्या है, मतलब ज्यादा दिन ना लगे, ज्यादा डेज ना लगे, वो आपका नवीकरणीय संसाधन होता है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। देखो इसे पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। और स्टूडेंट अनवीकरणीय संसाधन में क्या है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। मतलब एक लंबा समय लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं इन संसाधन को करने में, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। जैसे आपका खनिज है और जीवाश्म ईंधन, इन्हें एक जगह जब मतलब पैदा करने में कई साल लग जाते हैं, उत्पन्न करने में कई साल लग जाते हैं। जबकि नवीकरणीय संसाधन को हम लोग पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन इसे उत्पन्न करने के लिए एक लंबा समय चाहिए, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं इनको उत्पन्न करने में। बहुत ही इजी है दोनों को समझना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को नवीकरणीय अनवीकरणीय समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो वीडियो को केवल लाइक करने के बाद शेयर कर देना, ठीक है। एक एक टॉपिक को समझो। मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, देखो मतलब संसाधन का विकास करना है, ठीक है। अब आपका संसाधन जैसे है, ठीक है, अब संसाधन को विकास करना है तो मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मतलब संसाधन जो है ना उसे मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संसाधन की कमी हो रहा है, ठीक है। पहला स्टूडेंट, संसाधन की कमी हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जब संसाधन को आप लोग मतलब से ज्यादा यूज करोगे तो उसकी कमी होगी, ठीक है। तो अगर मानव के अस्तित्व को बनाए रखना है तो संसाधन जो है ना उससे भी आप लोगों को मतलब ज्यादा नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। संसाधन की कमी हो रहा है, ठीक है। पहला पर्यावरण असंतुलन, ठीक है। पर्यावरण में असंतुलन क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा जब संसाधन का उपयोग करोगे तो उससे भी पर्यावरण में हानि होती है, ठीक है। तो इससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ओजोन परत का अपक्षय, इससे जो होते हैं स्टूडेंट, ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। मतलब ओजोन परत क्या हो रहा है, मतलब उसमें थोड़ा कमी हो रहा है ओजोन परत में, ठीक है, अपक्षय हो रहा है। और अपना अगला है हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है। मतलब ज्यादा जब संसाधन का प्रयोग करोगे तो हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। नंबर 5 है पर्यावरण प्रदूषण। इससे स्टूडेंट क्या होता है, जो पर्यावरण है अपना, ठीक है, उसमें प्रदूषण भी होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इससे भी पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैल रहा है, ठीक है, धुआं से और अन्य मतलब विषैली गैसों से, ठीक है। मतलब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो मतलब इन सब को रोकना है तो मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन सब को रोकना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है संसाधन का। तो यहाँ आपको संसाधनों की कमी हो रहा है, पर्यावरण असंतुलन, ओजोन परत का अपक्षय, हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है। और अगला है पर्यावरण प्रदूषण, तो इसे भी नोट कर लेना, ठीक है। और अपना आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास बहुत ईजी है, नाम से आप लोगों को लग रहा होगा हार्ड, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। सतत पोषणीय विकास क्या है, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। मतलब स्टूडेंट समझो कि जो आपका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, विकास होता है। मतलब अगर हम ऐसा मतलब विकास करें जो बिना पर्यावरण को प्रदूषित किए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है। यह विकास जो होता है स्टूडेंट सतत पोषणीय विकास होता है, ठीक है। मतलब पर्यावरण पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े,
ठीक है, यही आपका ये विकास होता है। तो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास होता है, तो यह विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, आप लोग समझिए, छोटे लेसन है, आपका छोटा सा लेसन है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप लोगों को पहला समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे संसाधन नियोजन। मतलब संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, ठीक है, संसाधन नियोजन, देखो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। देखो संसाधन है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अब देखो जो संसाधन होते हैं, संसाधन का आप लोग विवेकपूर्ण प्रयोग करो। मतलब ये नहीं कि आप लोग हमेशा उसी का प्रयोग करो। ठीक है, मतलब विवेकपूर्ण प्रयोग करो और उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नियोजन करना, ठीक है, मतलब इसका उपयोग कम करना। तो यहाँ आपका संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है स्टूडेंट? देखो नियोजन की आवश्यकता, सभी देश या राज्य में सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखो स्टूडेंट, हर एक देश है या राज्य है, उसमें हर एक चीजें नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग मतलब दूसरे देशों से मंगाया जाता है। ठीक है, जब उस देश में नहीं रहेगा तो हम लोग दूसरे देशों से मंगाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है सभी देश या राज्य में सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, इसलिए हम लोग नियोजन की आवश्यकता पड़ती है कि मतलब संसाधन को नियोजन करके रखो। ठीक है, ताकि मतलब हम अदर कंट्री को भी दे सकें। ठीक है, तो सभी देश या राज्य में सभी वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, ये तो आपको पता होगा। किसी देश में मतलब कुछ दूसरी प्रकार से वस्तुएं होंगी। ठीक है, उन्हें अपने देश में मंगाया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हर एक देश एक दूसरे से संसाधन का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो यही होता है नियोजन की आवश्यकता। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग ऐसे आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अब हमारा आता है भारत में संसाधन नियोजन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संसाधन नियोजन, अब हम लोग अपने कंट्री भारत में देखेंगे संसाधन नियोजन। ठीक है, तो स्टूडेंट भारत में जो संसाधन नियोजन होते हैं वो देखो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। आपको पता होगा कहीं कोयले की खान है, कहीं मतलब क्या है कि कई जगह क्या होते हैं, हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार का संसाधन पाया जाता है। अगर आपका स्टेट है यहाँ कोई दूसरे प्रकार का संसाधन ज़्यादा होगा, अगर दूसरा स्टेट है वहाँ कोई दूसरा प्रकार का संसाधन ज़्यादा होगा। मतलब क्या है, विभिन्न राज्य, आपके जितने भी राज्य हैं स्टूडेंट, इसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ये नहीं कि आपके जितने राज्य हैं उसमें सभी राज्य में एक ही प्रकार के संसाधन नहीं पाए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझिए। भारत में संसाधन जो है नियोजन के लिए ही पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। स्टूडेंट पहले क्या हुआ था कि एक योजना बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजना। मतलब पहले ये क्या था, भारत अंग्रेजों को गुलाम था। अब क्या हुआ, जब ये आज़ाद हुआ तो इसके पास उतना संसाधन तो थे नहीं। ठीक है, अब जिसके पास थे वो तो मतलब बहुत ज़्यादा, कोई कोई के पास था, ठीक है, वो पहले से ही अमीर थे, तो उनके पास था तो वो बहुत ही ज़्यादा उसका प्रयोग करते थे, और जिसके पास नहीं थे तो उनके पास थे ही नहीं। तो मतलब क्या था, उसी लिए भारत में संसाधन नियोजन के लिए, संसाधन जो है उसको नियोजन करने के लिए एक योजना बनाई गई थी जिसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी योजना को हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस योजना को बनाया गया था और यह कार्य बहुत ही कठिन भी होता है। ये जो आपका होता है मतलब संसाधन नियोजन कार्य, ये कठिन भी होता है इसको नियोजन करना। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यह है भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं भू संसाधन। भू संसाधन क्या है स्टूडेंट? देखो आपका कुल 100% है। आप लोग यहाँ देखो, यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ आपका है 43। ठीक है, 100% में से आपका क्या क्या पाया जाता है, यहाँ 30, ठीक है, और यहाँ आपका 27। और अगर आप लोग इसे ऐड करोगे तो यहाँ आपका आएगा 0 और 7, दोनों 1, 10। मतलब 100% में से क्या होता है, 100% में से आपका 43% आपका फील्ड होता है, मैदान होता है। ठीक है,
43% आपका मैदान होता है, जो आपके मैदान होते हैं जिसमें कृषि मतलब क्या होता है, कृषि करते हैं, ठीक है, मैदान है, खेलते हैं, ठीक है, ये आपका होता है 43%। अगला है पर्वत, जो आपका पर्वत होता है वो होता है 30% यानी कि 30%, और आपका ये होता है 43%, और पठारी होता है 27 यानी कि 27%। तो आपका जो ये होता है सबसे ज़्यादा होता है मैदान, ठीक है, मैदान में आपके कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका मैदान, पर्वत और पठार। आपको परसेंट याद रखने हैं, जो आपका मैदान है ये 43%, पर्वत है वो आपका 30%, और ये जो है आपका पठारी ये 27% है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया भू संसाधन, जो भू का संसाधन होता है, भूमि का संसाधन, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन का नियोजन, भू संसाधन, ये सब तो समझ में आ गए होंगे, संसाधन होता क्या है, ठीक है। और अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, आपका है भूमि निम्नीकरण के कारण। जो भूमि है उसका निम्नीकरण मतलब सुरक्षा की, मतलब देखो भूमि को मतलब निम्नीकृत का अर्थ है यहाँ क्या होता है, वन मतलब देखो यहाँ आपका भूमि में कमी आ रहा है, कैसे, अब वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो पहला है मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप। देखो स्टूडेंट, जो आदमी होते हैं, मानव होते हैं, उनके द्वारा कई सारे अच्छे क्रियाकलाप भी किए जाते हैं मतलब भूमि के लिए, और मतलब बुरे क्रियाकलाप भी किए जाते हैं जिससे भूमि पर हानि होता है, ठीक है। मतलब देखो जब बहुत ही मतलब खेतों की सिंचाई करते हैं तो जब बहुत ही ज्यादा तेजी से धारा बहती है तो इससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है, तो ये एक प्रकार से हानि हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप, मानव द्वारा बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं भूमि पर। क्या होते हैं, पशुओं को ये लोग क्या करते हैं, चराते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब घास को चरते हैं तो मतलब उसको मतलब कभी कभी उखाड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें मिट्टी यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया मानव द्वारा किया गया क्रियाकलाप। वनों में कमी आना, अब यहाँ आता है, देखो वनों में क्यों कमी आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट आजकल देखो पेड़ जो हैं उनको सब कट कर देते हैं, ठीक है। अब कट कर दिए तो वो एक प्रकार से जब ज्यादा पेड़ हो जाते हैं वन बन जाते हैं। अब वन में कमी आना, जब पेड़ ही कट गए तो वन क्या बनेंगे, मतलब है कि पेड़ को काट दिया जाता है, वनों में कमी आना। अब इससे जब कमी आता है तो आपका पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, आपको ऑक्सीजन भी कम मिलता है, मतलब बहुत सारे हानि हैं। भूमि का निम्नीकरण भी होता है, मतलब आपको वन में कमी आना बहुत ही बड़ा कारण है, ठीक है। अगला है आवश्यकता से अधिक पशुओं को चराना, मतलब है देखो आवश्यकता से अधिक पशुओं को चराना, पशुओं को चराने से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। पशुओं को चराने से मतलब बहुत ज्यादा पशु भी ना चराएं, ठीक है, क्योंकि इससे भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है, समझ गए। अगला है खनन, कोयला लोहा इन सबको निकालना। क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा है यहाँ मतलब कोई लोहा है उसको खोदते चले गए बहुत ज्यादा संख्या में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मृदा जो आपका भूमि है उसका निम्नीकरण होता है। तो खनन के लिए मतलब बहुत ज्यादा उसका जगह ना बनाएं, ठीक है, मतलब खनन नियंत्रण करें कि उसको मतलब जितना है उतने में ही रखें, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खनन ना करें। मतलब खुदाई होता है, कोयला लोहा जहां होता है वहां खुदाई किया जाता है, उसी को कहते हैं खनन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आता है मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी में कमी। मृदा अपरदन क्या अर्थ क्या होता है अभी मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, मृदा अपरदन भी इंपॉर्टेंट है। तो मृदा अपरदन क्या होता है कि जब किसान मतलब कोई भी चीजें बहुत ही तेजी से धारा आती है, कोई वाटर की बहुत तेजी से धारा आई तो उसके जो भूमि है, पृथ्वी है, उसके जो मतलब मिट्टी होते हैं ऊपर की सतह को उड़ा ले जाती हैं, ठीक है, उड़ा ले जाती हैं। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ आपका मृदा का अपरदन होता है, मतलब मृदा की कमी होती है, ठीक है। तो यही आपका मृदा अपरदन होता है। अभी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। उद्योग भी कई प्रकार से होते हैं जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है, उद्योग। तो यहाँ से आपको समझ में आया भूमि के निम्नीकरण के कारण। अब हम लोग देखेंगे इसके रोकने का उपाय। वन रोपण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, पेड़ लगाइए, ठीक है। वन रोपण कीजिए, पशुओं को कम चराना, पशुओं को बहुत ज़्यादा ना चराइए, मतलब हाँ मतलब पशुओं को सीमित रखिए और कम,
ठीक है, और अच्छे से रखिए। ठीक है, खनन नियंत्रण मतलब खुदाई, आपका लोहा इतने में है तो खुदाई ये नहीं कि इतने में कर दो। ठीक है, मतलब खनन नियंत्रण करो, जितना है उतना ही रखो, ज़्यादा खुदाई ना करें। अगला है भूमि प्रदूषण को कम करना। जो आपका भूमि है, पृथ्वी है, उस पर देखो कूड़े कचरा इन सबको बहुत ही ज़्यादा बहा दिया जाता है। मतलब इसे एक जगह इकट्ठा करो, ये नहीं कि हर जगह फेंको। इससे क्या होता है, भूमि प्रदूषित होता है। क्या होता है स्टूडेंट, भूमि जो है स्टूडेंट वो क्या होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, तो मतलब इसको सबको जब कम करोगे तभी तो अपना भूमि मतलब प्रदूषित नहीं होगा। लेकिन एक लोगों से करने से ये संभव नहीं है, जब सभी सहमत रहेंगे तभी ये होगा। ठीक है, खनन नियंत्रण और मानव द्वारा क्रियाकलापों का सही उपयोग करें, मृदा अपरदन करें। ठीक है, मतलब मृदा अपरदन को कम किया जाए। मतलब इन सबको करोगे तो आपका भूमि का निम्नीकरण रोकने का उपाय है। ठीक है, तो वन वृक्ष ज़्यादा ज़्यादा लगाओ। तो यहाँ से आपका हो गया भूमि के निम्नीकरण। आपको ये सब हेडिंग्स बना के लिख सकते हो, मृदा अपरदन हेडिंग, खनन हेडिंग। ठीक है, वन में कमी मतलब वन कटिंग मतलब वन को काटना, इससे भी हेडिंग बना सकते हो। मतलब हेडिंग बना सकते हो। अगर आए बड़े क्वेश्चन में आएंगे नहीं, वैसे छोटे क्वेश्चन में आएंगे तो आप लोग लिख देना। ठीक है, ये सब छोटे क्वेश्चन में आए तो ऐसे लिखना। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया भूमि का निम्नीकरण। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है स्टूडेंट मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या है, बहुत छोटा ही आपका पार्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का अर्थ होता है, देखो भूमि के ऊपर जो आपका भूमि है, पृथ्वी है, इसके ऊपर की परत को हटा जाने की क्रिया को, हट जाने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। आपकी भूमि है, जब इसके ऊपर का लेयर जो है स्टूडेंट हट जाए, कैसे हटेगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके ऊपर का लेयर जो है स्टूडेंट वो हट जाए, मतलब मिट्टी जो है उसका ऊपर का हट जाए, यही आपका होता है मृदा अपरदन। समझ में आया। मृदा अपरदन का अर्थ होता है भूमि के ऊपर की परत को हट जाने की क्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। जो पृथ्वी है, भूमि है, उसके ऊपर की जो मतलब परत है वो हट जाए, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बह रहे जल तथा तेज चल रही हवा से भूमि के ऊपर का परत हट जाता है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। देखो स्टूडेंट, आप लोगों ने अनुभव किया होगा जब बहुत ही तेजी से कभी कभी हवा चलती है तो मिट्टी उड़ने लगते हैं। ठीक है, उड़ने लगते हैं यानी कि जो पृथ्वी है, भूमि है, उसके ऊपर की सतह हट जाती है, हट जाती है ना। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, देखा भी होगा। ठीक है, तो वो जब हट जाती हैं तो वहां मृदा का अपरदन होने लगता है। ठीक है, या आप लोग छोटे एग्जाम्पल से समझो, जो आपका जल का बहाव है, जहां आप लोग देखते हो खेतों की सिंचाई की जाती है, मैं छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वहां क्या होता है, जहां आपके देखिए मोटर चलाए जाते हैं, वहां क्या होता है, देखो जहां चलता है वहां देखो गड्ढा हो जाता है, ऊपर की लेयर हट जाती है, तो वहां क्या होता है, मृदा अपरदन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो तो बहुत बड़े में रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा बहाव आता है, तब वहां ज्यादा मृदा का अपरदन होता है। तो यहाँ आपका क्या है कि भूमि के जो ऊपर की परत है उसे हट जाने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण है तेज बह रहे जल तथा तेज चल रही हवा से भूमि के ऊपर का जो परत है वो हट जाता है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। कितना इजी है और कितना शार्ट है। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे ही लिख सकते हो, छोटे क्वेश्चन में आएंगे ये पक्का है। ठीक है, तो आप लोग छोटे क्वेश्चन में इतना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मृदा अपरदन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा पवन अपरदन। मृदा अपरदन की तरह है पवन अपरदन। पवन अपरदन में क्या है कि देखो, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। ठीक, आप लोगों को मृदा अपरदन में ये भी समझ में आ गया होगा, पवन अपरदन। अब इसी तरह ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों से पूछा ही जा सकता है, तो नोट कर लो। अगला है, देखो अब मैं आप लोगों को कुछ मिट्टियों के बारे में बताऊंगा, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, इन सब के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पहले समझो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, यहां आप लोग देखो, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ये आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है,
यहाँ एक और हेडिंग बढ़ा लेना, ठीक है। देखो, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये नदी जो होते हैं, नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस मिट्टी में क्या होता है? पोटास की बहुलता मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो यहाँ आपका पोटास है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, इसलिए आपका उपजाऊ होता है। लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है इसमें। जो होता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में, और ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में क्या कहना है? केवल कुछ पॉइंट्स हैं कि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। आप जो जलोढ़ मिट्टी देखते हो ना, ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ठीक है। नदी जो आपके रिवर होते हैं, ठीक है। और इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। जो नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है, और फास्फोरस इसकी कमी होती है, और ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो यहां से आपको जलोढ़ मिट्टी समझ में आया। जलोढ़ मिट्टी नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से आप लोगों को याद रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग जलोढ़ मिट्टी के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी यहाँ आप लोग बना के लिख सकते हो, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक तो बांगड़ मिट्टी, एक खादड़ मिट्टी। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। एक होता है बांगड़ मिट्टी, बांगड़ जलोढ़ लिखिए, ठीक है। ये मिट्टी लिख सकते हो, लेकिन जलोढ़ मिट्टी लिखिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है। नंबर 2 है खादड़ जलोढ़ मिट्टी। दोनों बहुत ही ज्यादा इजी हैं, अगर आप लोग समझो तो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, बांगड़ मिट्टी एंड खादड़ मिट्टी। बांगड़ मिट्टी क्या होते हैं? बहुत इजी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ मिट्टी कहते हैं। जो आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, जहां आपका मतलब पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी का अर्थ कहा कि मतलब वहां क्या होते हैं? उपजाऊ होता है, और पुराना मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। मिट्टी भी कई प्रकार की होती है। तो वो आपका हो गया बांगड़ मिट्टी, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ मिट्टी कहते हैं। मतलब जो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगड़ मिट्टी, और जो आपकी नई जलोढ़ मिट्टी है उसे खादड़ जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यहां से दो टॉपिक आपकी क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, दो मिट्टी और देखने वाले हैं। अब हम लोग तीन मिट्टी को और देखेंगे, ठीक है। तीन मिट्टी और अब मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। मिट्टी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आते हैं मानचित्र दर्शाने में भी आते हैं। मिट्टियां दर्शाइए, लाल मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र। तो इसको भी मैंने पढ़ा दिया, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिट्टी कैसे दर्शाना है, ठीक है। तो उसे भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, यह कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में, किस राज्य में, ठीक है, इसे भी देखेंगे। तो लाल मिट्टी स्टूडेंट लाल क्यों होती है? देखो बहुत इजी है। देखो, लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है। लोहा, आयरन, इसकी मात्रा जब अधिक होगी तो ये लाल रंग का होगा। क्यों? कौन? लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी में जो लोहा है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, और इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी में जो होता है स्टूडेंट, लोहा की मात्रा, आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए ये जो मिट्टी दिखने में लाल होती है, इसका रंग भी लाल होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं स्टूडेंट, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। अगर आप लोग मानचित्र दर्शाना जानते होंगे तो आप लोग जान गए होंगे किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस दिशा में पाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है कौन? लाल मिट्टी। तो यहां से आपको लाल मिट्टी समझ में आ गया। लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? लाल मिट्टी लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें लोहा जो है, आयरन, उसकी मात्रा अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। और ये जो होते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है, और बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेटराइन मिट्टी। इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। लेटराइन मिट्टी क्या होता है? यह मृदा जो होता है स्टूडेंट, पहाड़ी या यहाँ आप लोग इसे काट दीजिए, पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाया जाता है। ये जो मिट्टी होती है ये पहाड़ियों पर और या ऊंची समतल भूमि में पाया जाता है, ठीक है। पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाया जाता है।
देखो स्टूडेंट, ये जब पहाड़ी में पाया जाता है तो ये उतना उपजाऊ कैसे रहेगा, क्योंकि पहाड़ियों की मिट्टी क्या होती है, उतना उपजाऊ नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे जो होते हैं स्टूडेंट बहुत ही कठोर मिट्टी होती है। कठोर क्यों होती है? क्योंकि आप देखिए पहाड़ों पर क्या होते हैं, पत्थर होते हैं और पत्थरों की तरह मिट्टियां होती हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। कौन? लेटराइट मिट्टी। तो यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल मतलब समतल भूमि में पाया जाता है और ये मिट्टी कठोर होती हैं। और हाँ, ये छोटा इंपॉर्टेंट है कि इसमें बॉक्साइट तथा एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है। इसमें जो आपके दो चीजें आते हैं, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होता है। कोई पूछे, मतलब बहुविकल्पीय में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि किस मिट्टी में बॉक्साइट तथा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या ऑप्शन रहेगा? लेटराइट मिट्टी आपका सही रहेगा। इसमें खाद व रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। इसमें खाद या रासायनिक उर्वरक ज्यादा डाला जाता है क्योंकि स्टूडेंट ये मिट्टी बहुत ज्यादा कठोर होती है और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, इसलिए इसमें खाद या रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका होता है लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का लाल मिट्टी। अब हम लोग देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है स्टूडेंट? देखो, काली मिट्टी आप लोग समझिए, काली मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। जो आपके मतलब देखो चट्टानें बड़ी बड़ी होती हैं, उसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें जो होता है आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें चार चीजें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसे काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका ये लेसन जो स्टूडेंट फुल चैप्टर इन वन वीडियो में तैयार हो चुका है। इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, मैंने बहुत ही अच्छे से स्टार्ट तरीके में बताया है। ठीक है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, आप लोग अगर पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उन वीडियो को देखो, पूरा वॉच कीजिएगा। दूसरा लेसन भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके उन्हें भी देखना। तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये तीन लेसन आपका इतिहास का कंप्लीट हो गया है। तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीनों को देखकर तैयार कर लेना। अब एक लेसन आपका है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का विकास तैयार किया गया है, विकास चैप्टर, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख लेना। तो इन 4 लेसन को तैयार किया गया और इसको लेकर 5 लेसन। तो हम लोग, और अगर आप लोग कमेंट करते रहोगे तो और भी लेसन तैयार किया जाएगा धीरे धीरे, बहुत ही जल्द ही। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि अगर आप लोग जल्द से जल्द 1000 लाइक तक पहुंचाते हो तो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द से वीडियो अपलोड करूंगा। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी से 100 के तक पहुंचाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।